नमस्कार, स्वागत है आपका अध्ययन गैलेक्सी के YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शुक्ला आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी लोग व्यंजन संधि या हल संधि के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही संधि के विषय में जानकारी प्राप्त कर रखी है और संधि के प्रथम भाग अर्थात स्वर संधि के विषय में जानकारी हमने पूर्ववत ही प्राप्त की है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की हिंदी प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको देख सकते हैं और संधि के मूल विषयों के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको स्वर संधि के विषय में समस्त जानकारी प्रदान की गई है। जैसा कि आप सभी से एक विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, घर पर रहें, खुद को स्वस्थ रखें तथा परिवार को भी स्वस्थ रखें और अपना ख्याल रखें। आइए हम सभी आज के विषय में चर्चा करते हैं कि हम किस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आज सभी जो है व्यंजन संधि या जिसको हल संधि भी संस्कृत में कहते हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। पहले जानना जरूरी है कि व्यंजन क्या होते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा अगर हम देते हैं तो वे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वर की सहायता से करते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन की जानकारी के पश्चात हमें यह पता करना होगा कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं। अब व्यंजन संधि की जानकारी के स्रोत कई प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम परिभाषा के माध्यम से जानते हैं कि कैसे व्यंजन संधि का प्रारूप हम उत्पन्न करते हैं। अब बात करें तो सबसे अगर एक विशिष्ट परिभाषा दी जाती है जो कि आपके प्रारूप में लिखी हुई है कि जिन दो वर्णों में संधि होती है उनमें से प्रथम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय वर्ण व्यंजन या स्वर हो तो सम्मिलन द्वारा विकार जो उत्पन्न होगा उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट हुआ होगा। अब डाउट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं। मान लीजिए अगर आपका एक शब्द है और वो लिखा है वाक धन ईश, इस शब्दों को देखेंगे। अब इसको हम मानेंगे ये हमारा प्राथमिक वर्ण है और ये हमारा द्वितीयक वर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो का लिखा हुआ है इसमें हलंत लगा हुआ है। ये हमारा प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण है, मतलब जो प्रथम शब्द है आपका वाक उसका अंतिम वर्ण है और द्वितीयक शब्द का जो आदि शब्द है वो क्या है आपका दीर्घ ई है। अब आप देख रहे हैं कि जो प्रथम शब्द है उसका जो अंतिम वर्ण है वो कोई व्यंजन है, जो कि निर्धारित है कि व्यंजन संधि में जो प्रथम शब्द है प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण वो व्यंजन ही होगा। अब आपका जो द्वितीयक शब्द है जिसके साथ प्रथम शब्द का मेल होना है वह वर्ण यहाँ पर या तो यह स्वर होगा या तो व्यंजन होगा। यहाँ पर स्वर या व्यंजन में से कोई भी एक हो सकता है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा अगर सरल भाषा में जानकारी प्राप्त करेंगे तो उसकी बात करते हैं। तो अब सरल परिभाषा अगर पढ़ना चाहें तो व्यंजन के बाद जो जिन भी शब्दों की आप संधि करते हैं उस संधि में व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो विकृत या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। अब इसमें आपने जैसे ही हेडिंग आपने क्लास के स्टार्टिंग में देखी थी कि हल संधि, तो हल संधि आपको इसको संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। आप नोट में इसको लिख सकते हैं। और अब आगे जब बढ़ेंगे तो आप क्लास के स्टार्टिंग से आप सभी लोग कॉपी पेन लेकर के जरूर बैठें, क्योंकि इसमें मैं ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताऊंगा जिनको अगर आप एक बार नोट कर लेते हैं तो वहाँ पर आपके लिए व्यंजन संधि समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। व्यंजन संधि आज के बाद आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात का मैं दावा कर सकता हूँ। अगर हम बात करें कि इसकी ट्रिक क्या होती है, हमने इसके बारे में पूर्ववत बात की थी। आइए देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं कि प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होता है वो व्यंजन होता है। अब व्यंजन वर्ण और या तो फिर उसका सम्मिलन होता है व्यंजन वर्ण से या फिर स्वर वर्ण से। अब जो आपका प्रथम शब्द होगा उसमें व्यंजन क्या है आपका कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका व्यंजन वर्ण भी हो सकता है और स्वर वर्ण भी हो सकता है। अब परिणाम क्या मिलेगा, परिणाम आपकी व्यंजन संधि के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब देखिए, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम उदाहरण लेते हैं कि वाक धन ईश। अब वाक धन ईश में
का धन ई, जो दीर्घ ई से मिलने पर ग का निर्माण होता है। ये प्रथम नियम में आप अभी इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब विकट स्वरूप परिणाम क्या मिला आपको? वागीश मिला। अब यहाँ पर मैं एक नोट पॉइंट आपको नोट करवाना चाहूँगा कि जो हिंदी में व्यंजन संधि है, यहाँ पर आपने देखा था कि जो स्वर संधियाँ थी वहाँ पर आपके भेद थे। आपने भेद में दीर्घ स्वर संधि पढ़ा था, गुण स्वर संधि पढ़ा था, आपने वहाँ पर अयाद्य स्वर संधि पढ़ा था, वृद्धि स्वर संधि पढ़ा था, यण स्वर संधि पढ़ा था। वहाँ पर उसके आपने भेदों के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। यहाँ पर व्यंजन संधि में आपको कुछ निर्धारित नियमों के विषय में जानकारी प्राप्त की जाएगी, प्रदान की जाएगी, और उनके माध्यमों से आप व्यंजन संधि के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं व्यंजन संधि के नियम के विषय में। प्रथम नियम क्या कहता है? ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से एक एक चीजों को बहुत गौर से समझने का प्रयास करेंगे। प्रथम नियम क्या कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अब यहाँ से आपको डाउट हुआ होगा कि सर प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में कैसे परिवर्तन होता है? आगे बढ़ते हैं, आगे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे देखते हैं। अब इसके विषय में थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव चर्चा करते हैं। यदि प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, अब प्रत्येक वर्ग, वर्गीय क्रम आपने व्यंजन में पढ़ा होगा। जब आप व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ते हैं तब आप वहाँ पर पता चलता है कि आपका एक स्पर्श व्यंजन होता है। स्पर्श व्यंजन में आपके 5 वर्ग आते हैं। का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है। इन 5 वर्गों के जो प्रथम वर्ण होते हैं, का, चा, टा, ता और पा, इनका मेल जब प्रत्येक वर्ग के तृतीय वर्ण, अब तृतीय वर्ण का तृतीय वर्ण का, ख, ग, और आपका चतुर्थ वर्ण का, ख, ग, घ, तो अब या तृतीय वर्ण आए या चतुर्थ वर्ण आए। उसके बाद हम बात करते हैं कौन सा व्यंजन आए? अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन आपको पता होगी कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा, ये आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। या फिर उसके भी पश्चात क्या है कि कोई भी स्वर आ जाए। आपके कितने स्वर होते हैं? 13 स्वर होते हैं, और इनमें में से कोई भी स्वर आपका आ जाए अगर, तो वहां पर प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण, जो प्रत्येक वर्ग का जो प्रथम वर्ण आपका प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में होगा, उसी वर्ग का वो तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। आइए मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सुविधा के लिए एक ट्रिक भी बनाई हुई है। उस ट्रिक के विषय में से जानकारी प्राप्त करेंगे कैसे ये होता है। देखिए यहाँ पर आपके लिए 5 वर्गों के विषय में जानकारी दे दी गई है। कैसे दे दी गई है देखिए जरा। यहाँ पर देखिए का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 विषय के विषय जानकारी दी गई। अब यहाँ से प्रथम वर्ण इनके कौन से निकलते हैं? ये आपके प्रथम वर्ण निकलते हैं, का, चा, टा, ता और पा। अब इनका जो ये क्या होंगे, क्या कि प्रथम शब्द के आपके अंतिम वर्ण होंगे। क्या होंगे? प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण होंगे। और इसी के साथ में इनका सम्मिलन किससे होगा? इनका मेल किससे होगा? मेल होगा इनके द्वितीय शब्द के आदि वर्ण से। आदि में होता है प्रारंभ, प्रारंभ से इनका मेल होगा। अब देखिए यहाँ पर आपका हमने बात की थी तृतीय वर्ण होंगे, तो ये तृतीय वर्ण होंगे, हो गए गा, जा, ड, दा, बा। अब चतुर्थ वर्ण घ, झ, ढ, धा और भा। उसके साथ अंतस्थ की बात की थी तो यारा लावा हो गया, या फिर कोई स्वर हो गया। अब परिवर्तित या स्वर अथवा संधि वर्ण कौन हो जाएंगे? अब का के स्थान पर देखिए, का के स्थान पर आपका कौन सा वर्ण आ रहा है? का के स्थान पर आपका गा आ रहा है, चा के स्थान पर जा रहा है, टा के स्थान पर डा रहा है, ता के स्थान पर दा आ रहा है और पा के स्थान पर बा रहा है। तृतीय वर्ण हो जाता है। अभी हमने हेडिंग में यही पढ़ा था कि अगर वर्ग के प्रथम वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, जो भी किसी भी वर्ग का आपके 5 वर्गों का जो प्रथम वर्ण होगा, वर्ण अक्षर, वो आपके तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आइए हम उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। लिखा हुआ है दिक् धन गज। अब दिक् धन गज में आप देखते हैं कि शुरुआत में जो का है आपका ये व्यंजन है, हलंत लगा हुआ है। अब
गा है। गा क्या है आपका, किसी का तृतीय वर्ण है, का ख गा। अब उसके बाद आप देखते हैं अब परिवर्तन किस में होता है यह जानना बहुत अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है, क्योंकि हमने कहा था आपसे कि जो परिवर्तन होता है वह का मतलब कि प्रथम वर्ग जो प्रथम वर्ण होता है उसका तृतीय में होता है। यहाँ पर इस वर्ण से आपका कोई तात्पर्य नहीं है। आपका परिवर्तित होगा वह का और किस में होगा, गा में परिवर्तित होगा। अर्थात आपका दी और यहाँ पर का के स्थान पर गा हो जाएगा और वहां पर आपका ग जो कि संपूर्ण व्यंजन है, आपका जो यहाँ पर हलंत लगा हुआ था, यहाँ से स्वर जो है निष्कासित था, तो यहाँ पर आपका इसको हम अर्धगा कहते हैं के रूप में आ जाएगा और ये हमारा दिग्गज के रूप में निर्मित हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं, अगर चा देख लेते हैं, अच धन आदि। अब चा के स्थान पर तृतीय वर्ण आप याद करिए, चा छ ज, तो देखिए चा के स्थान पर जा आ गया है और वहां पर जा जब दीर्घा यहाँ पर आपकी दो संधियां हो रही, जा आ में आ जाता है तो यहाँ पर आपका आजादी बन जाता है। अब षट धन आनंद, तो टा ठा ड आपका षडानंद बन जाता है। उत धन योग, तो ता था दा से ता किस में परिवर्तित होगा, दा में परिवर्तित हो जाएगा और उद्योग का निर्माण हो जाएगा। अब सुप धन अंत, तो सुप धन अंत में आपका सुबंध बन जाएगा क्योंकि पा का जो आता है वो पा फा और बा आता है, तो तृतीय वर्ण में परिवर्तन होगा इसलिए ये बा में परिवर्तित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय नियम के विषय में बात करते हैं। द्वितीय नियम क्या कहता है कि वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। अभी तक हमने जो प्रथम नियम में पढ़ा था वो प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में होगा। अब यहाँ पर जानकारी करेंगे कि कैसे हमारे प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम बात करें तो यदि किसी वर्ण के प्रथम वर्ण का कोई भी वर्ग है, वर्ग के प्रथम वर्ण का जो मेल है वो अनुनासिक वर्ण से हो जाए। अनुनासिक में आपके प्रत्येक स्पष्ट व्यंजन के प्रत्येक वर्ग के जो पंचमाक्षर होते हैं, जो पंचम वर्ण होते हैं, उनको अनुनासिक कहते हैं। वस्तुतः इनमें से जो इसमें यूज होता है वो ज़्यादातर, इसीलिए मैंने लिख दिया है वहाँ पर कि इनमें से आपके जो ज़्यादातर हैं वो या तो ना या तो माँ, इन दोनों में से ही अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। आपके जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर इसी से वहाँ पर लिया जाता है। तो आगे बात करें तो वस्तुतः केवल ना या मा से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये कैसे होता है, आइए हमने ट्रिक के माध्यम से भी आपको बताने का प्रयास किया है, देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर वही बिल्कुल वही अंदाज है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कैसे होगा देखते हैं। अब प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो का चा टा तापा, जो प्रथम वर्ण मैंने बात कही आपको नियम में बताया गया है। अब उस नियम में आपका मेल किससे होना चाहिए, मेल सबसे इंपॉर्टेंट है। मेल आपका अनुनासिक वर्ण से होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा परिवर्तन अनुनासिक वर्ण में नहीं होगा, परिवर्तन होगा तो आपके प्रथम वर्ण जो वर्ग है, मतलब जो आपके जो जितने भी वर्ग हैं उनके प्रत्येक के प्रथम वर्ण में उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब का होगा तो अंगा हो जाएगा, चा होगा तो इया हो जाएगा, टा होगा तो अड़ा हो जाएगा, ता होगा तो ना हो जाएगा और पा होगा तो मा हो जाएगा। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से कैसे होता है। तो अगर हम देखें तो वाक धनमय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत पूछा जाने वाला आपका जो है संधि विच्छेद है। अब देखिए वाक धनमय, अब यहाँ पर अगर देखते हैं तो का, अब का आप याद करिए कि पंचम वर्ण क्या होता है। अब का यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सर अंगा होता है, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको वहाँ पर नियम के साथ साथ ये ट्रिक भी आपको याद करनी होगी। अगर आपने ट्रिक याद कर ली या आपने डिस्क्रिप्टिव में जा करके 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आपको पूर्णतः स्पष्ट रूप से तैयार हो जाएगा। अब देखिए वाक धनमय,
वाक में जो का है, अब का के से पहले आपको यह ध्यान देना होगा कि यहाँ पर कौन सा शब्द है। यहाँ पर वर्ण जो आपका जिसके साथ मेल हो रहा है वो आपका कोई अनुनासिक वर्ण है या नहीं है। अगर अनुनासिक वर्ण नहीं है तो दूसरा नियम लगेगा, क्योंकि जो हम प्रथम वर्ण पढ़ चुके हैं अगर उसके अनुसार होगा या हम जो पढ़ेंगे उसके अनुसार होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो माँ दिया हुआ है, तो हमें कौन सा नियम याद रखना होगा, हमें अनुनासिक याद रखना होगा। और यदि कोई अनुनासिक वर्ण आता है, यदि कोई शब्द ऐसा आता है जिसके पहले क्या हो, का हो, प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक जो वर्ग है उसका प्रथम वर्ण दिया हो, तो उसके स्थान पर वहां उसका पंचम वर्ण हो जाता है, मतलब कि का अंगा हो जाएगा। और जब का अंगा हो जाएगा तो अगर हम बात करें तो ये वांग्मय हो जाएगा। द्वितीय चर्चा अगर करें तो रुच धनमय। अब चा का पंचम वर्ण इया होता है, तो चा का जो वर्ण होता है वो इया होता है, तो हमको पता है कि परिवर्तित होगा आपका चा का इया में, मतलब कि प्रत्येक वर्ण के प्रथम वर्ण का पंचम में, तो ऋन्मय बन जाएगा आपका। अगर हम यहाँ से बात करें बच्चों तो यहाँ पर अगर हम आगे देखते हैं तो किस में परिवर्तित होता है। अब देखिए षट धन्मुख में, देखिए तो षट धन्मुख के आप जैसे ही टावर देखेंगे आगे आप देखेंगे अनुनासिक है, अनुनासिक से आप क्या पता चल जाएगा कि टा का ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा और षणमुख बन जाएगा। आगे अगर उदाहरणों की चर्चा करें तो शतधन मार्ग। अब शतधन मार्ग में आपका ता का पंचम वर्ण क्या होता है, ना होता है, तो आपका सन्मार्ग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अपधनमय, पा का मा होता है तो ये अमय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले नियम के विषय में। नियम नंबर 3 है। नियम नंबर 3 में क्या पता चलता है कि यदि ता या दा वर्ण के बाद यदि चा अथवा छा आए तो ता या दा के स्थान पर चा हो जाता है। अर्थात ट्रिक के माध्यम से समझिए, यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ता या दा वर्ण है तो और जो इससे मेल हो रहा है द्वितीय शब्द का आदि वर्ण वहां पर चा या छा आए तो जो ता है या दा है दोनों के स्थान पर आपका चा निरूपित हो जाता है। अर्थात जो परिणाम है वो किसके रूप में प्रस्फुटित होता है, किसके रूप में निकलता है, तो वो चा के रूप में निकलता है। अर्थात अगर ऐसी कंडीशन आए कि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ता वर्ण या दा वर्ण आए और द्वितीय शब्द के आदि वर्ण में चा या छा आए तो उसका जो संधि द्वारा परिवर्तित रूप है या संधि द्वारा जो प्रथम वर्ण है वो परिवर्तित किस में होगा, चा वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। आइए हम कुछ उदाहरणों की चर्चा करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं उद्धंचारण, तो ता का देखते हैं तो ता हमारा चा में परिवर्तित हो जाता है। जब चा में परिवर्तित हो जाता है तो उद्धंचारण, तो यहाँ पर उच्चारण बन जाता है। अब देखिए सतधन चरित्र की बात करते हैं, जो सतधन चरित्र है वहाँ पर सत देखिए ता है और ता आपका चा में परिवर्तित हो जाता है तो सचरित्र हो जाता है। अब कैसे हो रहा है, क्योंकि ता वर्ण है आपका, ता वर्ण के बाद क्या बताया गया है कि आपका चा आना चाहिए, तो चा वर्ण आ रहा है, तो चा वर्ण आने के कारण वहां पर चा के रूप में आपका जो प्रथम वर्ण ता है वो चा के रूप में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पर सचरित्र हो जाएगा। अगर अगले उदाहरण की बात करें जगत धन छाया, तो यहाँ पर छा भी होगा फिर भी ता का चा में ही परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर जगत छाया आपका उदाहरण में बन जाएगा। आइए हम आगे बात करते हैं नियम नंबर 4 के विषय में। नियम नंबर 4 क्या कहता है, नियम नंबर 4 कहता है कि ता या दा के बाद यदि जा अथवा झा आए तो या ता या दा के स्थान पर जा हो जाता है। सेम है लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है, आइए बात करते हैं उसके विषय में कि अगर आपका जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, ता वर्ण है या दा वर्ण है, और आपका जो द्वितीय शब्द है उसका आदि वर्ण क्या है, या जा है या झा है, उसके स्थान में निरूपित क्या होगा, तो निरूपित किसके स्थान पर करते हैं, जो आपका अंतिम प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ता या दा के स्थान पर किसका परिवर्तन हो रहा है, जा का परिवर्तन हो रहा है, जा के रूप में आपका प्रस्फुटन होगा। आइए देखते हैं कैसे होगा। जैसे देखते हैं कि सत धन जन,
अब ता के बाद में कौन सा वर्ण आ रहा है, जा रहा है, तो यहाँ पर क्या परिवर्तित होगा कि यहाँ पर ता के स्थान पर जन मतलब कि ता के स्थान पर ज आ जाएगा और ये सत धन जन मिलकर सज्जन बना देगा। अगर हम बात करें उत धन ज्वल, अब उत धन ज्वल में आपका जा आ रहा है और जा जब आएगा तो यहाँ पर ता है, तो ता पर क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। अब उत धन झटिका, अब देखिए झा वर्ण आ रहा है और किसके बाद में ता में आ रहा है, तो किस में परिवर्तित होगा, जा में परिवर्तित होगा, तो यहाँ पर उज्झटिका बन जाएगा। आइए हम अगले नियम के विषय में बात करते हैं। यदि ता या दा के बाद टा या ठा हो तो दा या ता के स्थान पर टा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सरल नियम है, बस आपको थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस में लाने की आवश्यकता है। देखिए कैसे, देखिए जैसे लिखा हुआ है सत धन टीका। अब सत धन टीका आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि आपका जो टा वर्ण है, टा वर्ण अगर होगा तो यहाँ पर आपका ता के स्थान पर टा हो जाएगा, तो ये सट टीका बन जाएगा। अगर इसी के विषय में बात करें कि तत् धन टीका, तो तत् धन टीका में जब टा आ जाता है आपका, तो यह आपका तट टीका के रूप में परिलक्षित हो जाता है। आगे हम अगर बात करें तो नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। नियम नंबर 6 क्या कहता है, नियम नंबर 6 कहता है कि ता या दा के बाद उ या डा हो तो ता या दा के स्थान पर डा हो जाता है। कैसे हो जाता है, आइए देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि उत धन डयन, अब देखिए उत धन डयन है तो ता या दा के स्थान पर डा होगा, तो अब होगा किसके स्थान पर, जब अगर उ या डा दिया हुआ है। अब डा दिया था तो ये डा में परिवर्तित हो गया, तो ये क्या बन गया, उड्डयन बन गया। आइए अगले नियम के विषय में चर्चा करते हैं। नियम नंबर 7 कहता है ता या दा के पश्चात ला हो तो ता या दा के स्थान पर ला हो जाता है। अब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ता या दा है और आपका द्वितीय शब्द का आदि वर्ण क्या है, ला है, तो इसके स्थान पर क्या होगा कि ता वर्ण या दा वर्ण के स्थान पर ला आपका निरूपित हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे होता है। तत धन लीन, अब ता या दा के बाद अगर ला आए तो किस में परिवर्तित होता है, तो ता वर्ण आपका ला में परिवर्तित हो जाता है, तो ये तल्लीन हो जाता है। आइए अगर देखते हैं आगे उत धन लेख, ता के बाद ला फिर आया है तो वहां पर ला में ही परिवर्तित होगा और परिवर्तन क्या होगा, ता में होगा। जो ता वर्ण है वो ला में परिवर्तित होगा और उल्लेख में आपका शब्द बन जाएगा। आइए देखते हैं नियम नंबर 8 क्या कहता है। नियम नंबर 8 बताता है कि ता या दा के बाद, यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है। अभी तक जिन नियमों के विषय में हमने बात की है वहां पर सिर्फ एक वर्ण प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता था और हमारी व्यंजन संधि आराम से हो रही थी। यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल काम स्टार्ट होगा। देखिए कैसे, अगर ता या दा के बाद शा हो तो ता या दा का चा और शा का छा हो जाता है। देखिए कैसे, समझने का प्रयास करिए। अब प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो आपका ता होगा और दा होगा और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम शब्द क्या होगा, शा होगा। अब परिवर्तन यहाँ पर इस कंडीशन में दोनों स्थानों पर होगा, ता और दा के स्थान पर चा और सा के स्थान पर छा हो जाएगा। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सतधन शास्त्र, अब सतधन शास्त्र तो ता है, ता का परिवर्तन, और यहाँ पर अगर सदधन शास्त्र होता फिर भी चा के रूप में ही परिवर्तित होता तो सच बन जाएगा और सा जो है आपका किस में परिवर्तन हो रहा है, छा में हो रहा है, तो यहाँ पर जो आपका परिणाम आएगा वो सच्छास्त्र के रूप में बन जाएगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखेंगे, यह काम आप आसानी से कर लेंगे जब आपको इसका विखंडन अगर सच्छास्त्र दिया होगा और फिर कहा जाएगा कि इस शब्द को इसके मूल रूप में परिवर्तित करिए। सबसे कठिन काम ये होता है कि इसके मूल रूप में कैसे परिवर्तित किया जाए। तो सर्वप्रथम आप ऐसी बात ध्यान देंगे कि सर्वप्रथम आप जो ये अर्ध जो आपका च दिया हुआ है, इस च को सबसे पहले हल चा में, मतलब कि चा के नीचे हल लगाकर उसको पृथक करेंगे और पृथक करने के बाद आप देख रहे होंगे कि भी हम ता या दा से संबंधित नियम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर और आपका छा बनता है, तो छा किससे बनता है, शा से बन रहा है, तो यहाँ पर जो चा है उसके स्थान पर किसको हम परिवर्तित करेंगे,
ता में परिवर्तित करेंगे, और जब ता में परिवर्तित करेंगे तो छ आपका शा में परिवर्तित हो जाएगा और आपका उच्छ्वास बन जाएगा। आइए आगे देखते हैं। उद्धन श्वास। उद्धन श्वास कैसे बनता है कि उद्धन श्वास से आपका बनता है उच्छ्वास। अब ता के स्थान पर चा में परिवर्तन और शा के स्थान पर छा में परिवर्तन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। उद्धन शिष्ट। उद्धन शिष्ट में ता के स्थान पर चा और शा के स्थान पर छा हो जाता है, तो आपका उच्छिष्ट बन जाता है। अब आइए नियम नंबर 9 की चर्चा करते हैं। नियम नंबर 9 कहता है कि यदि ता या दा के पश्चात हा हो तो ता या दा के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। एक और एज इट इज नियम आपके सामने हाजिर है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आप बहुत आसानी से सीखेंगे। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर थोड़ा सा डल हो गया है, तो देखते हैं, ऐसे देख लेते हैं। उद्धन हार। हमने क्या कहा आपसे नियम में बताया गया है कि यदि यहाँ पर ता दिया हो, मतलब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण में ता दिया हो तो उसका परिवर्तन किसमें होता है? हा में होता है। आप यहाँ पर देखते हैं, सॉरी, यहाँ पर क्या होता है? दा में होता है परिवर्तन इनका, और हा का परिवर्तन किसमें होता है? धा में होता है। अब देखिए यहाँ पर आप जब परिवर्तन करेंगे या आप उनका सम्मिलन करेंगे तो किस में परिवर्तित होता है? द या धा में। और हलंत लगाना, एक चीज और ध्यान रखिएगा, विशिष्ट रूप से ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर संधि से संधि विच्छेद कर रहे हैं तो आप उसमें जब व्यंजन संधि करें तो वहाँ पर सबसे स्पष्ट रूप से ध्यान रखें कि जिन भी व्यंजनों को आप स्वर से पृथक कर रहे हैं तो स्वर से पृथक करने पर वहाँ पर आपका हल अर्थात हलंत लगाना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अन्यथा वह आपका गलत हो जाता है। मान लीजिए अगर आप यहाँ से उदाहरण देख लेते हैं कि अगर लिखा है यहाँ पर आपसे कह दिया गया कि उद्धार जो शब्द है उद्धार है, इसका संधि विच्छेद कर दिया। अब आपने वहाँ पर ऑप्शन होगा उद्धनहार, ठीक, वहाँ पर होगा उद्धनहार या उधनहार, या वहाँ पर आपका उद्धनहार। अब आप बताइए यहाँ का सही ऑप्शन क्या है? चतुर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब कहिए सर ये क्यों नहीं सही, ये क्यों नहीं सही, ये ऑप्शन क्यों नहीं सही, उद्धनहार नहीं सही? क्योंकि आपका कहता है कि जब आप इसमें करेंगे तो आपका जो निश्चित रूप से सही ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपका जो आदि शब्द है या कहें जो प्रारंभ जो प्रथम शब्द है वहाँ का जो अंतिम वर्ण है उसमें आपका हल होना अर्थात हल सहित वर्ण या हलंत सहित वर्ण होना चाहिए। हलंत रहित नहीं होना चाहिए या हलंत के बिना नहीं होना चाहिए। अगर हलंत बिना हो जाएगा तो वो आपका गलत हो जाएगा। ये चीज़ें व्यंजन संधि में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप किसी वनडे एग्जाम में जाते हैं और वहाँ पर आपको सिर्फ 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और इसका संधि विच्छेद कहने के लिए कह दिया जाता है, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों का विशिष्ट रूप से ध्यान रखेंगे। आइए अपने कुछ और उदाहरणों के विषय में चर्चा करते हैं। जैसे लिखा हुआ है तत् धन हित, तो यहाँ पर तद धन, अब देखिए ता का परिवर्तन किस में हुआ है? दा में हुआ है, और हा का जो है वो धा में हुआ है और इत लिख दिया है। अब देखिए तद्धित बन गया है आपका। अब इसी से उद्धरण उद्धन हरण, अब उद्धन हरण में आप देखेंगे तो कैसे बन जाता है? उद्धन हरण में नॉर्मली आप जब देखेंगे तो ता के नीचे आपका हल लग जाएगा, उद्धन हरण। अब उद्धन हरण बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पे देखेंगे तो ता आपका किस में परिवर्तन होगा? दा में, ठीक है। अब यहाँ किसमें परिवर्तन होगा? का धा में परिवर्तन होगा, तो क्या बन जाएगा? उद्धरण आपका बन जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हम नियम नंबर 10 की चर्चा करते हैं। माँ के बाद यदि कोई स्पर्श वर्ण या यरलवम अर्थात आपका अंतस्थ व्यंजन या आपका कोई ऊष्म व्यंजन है तो वो म अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। अनुस्वार का अर्थ आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पर व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन का मैंने पूरा एक वीडियो बनाकर रखा है आप लोगों के लिए, जाएं और देखें और वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी।
ठीक है। वहाँ से आपको जो है स्वर की भी वीडियो है, व्यंजन की भी वीडियो है, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि अनुस्वार क्या होते हैं, अनुनासिक क्या होते हैं। आइए बात करते हैं समदंसार। समदंसार के विषय में अगर जानकारी प्राप्त करें, अब देखिए समदंसार, अब इसके बाद में कहता है कि आप नियम पढ़ें कि प्रथम वर्ण, अगर कोई वर्ण है आपका जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, माँ है, और उसके बाद जो द्वितीय शब्द है, द्वितीय शब्द का जो आदि वर्ण है वहाँ पर यदि कोई स्पर्श वर्ण है, स्पर्श के साथ में यदि कोई अंतस्थ है या ऊष्म है, तो सा आपको पता है ऊष्म के अंतर्गत आता है, तो वह आपका किसमें अनुस्वार में बदल जाता है, अर्थात समदंसार संसार, समधन योग संयोग, समधन वेग संवेग, समधनियम संयम, समधनवाद संवाद, समधन यशय संशय, इस रूप में आपका परिवर्तन हो जाता है। नियम नंबर 11 के विषय में अगर हम बात करें तो अगर सा के पूर्व आ या अ मतलब कि ह्रस्व या दीर्घा को छोड़कर कोई स्वर आता है तो सा के स्थान पर शा हो जाता है। नियम अंतिम है लेकिन लास्ट बट नॉट लीस्ट, अंतिम है लेकिन विशेष है। आप प्रथम शब्द ही देखें तो निधन सिद्ध बनता है निषिद्ध। अब आप कहेंगे सर आपने सब में शल्य चिकित्सा का प्रयोग किया, इसमें नहीं किया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अगर परिवर्तन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि परिवर्तन करते समय आप अपने वर्ण का जो हल है वह पूर्ण रूप से जानेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आप अगर देखें तो आप कैसे परिवर्तन जानेंगे, तो उसको भी देखिए, लिखा हुआ है निधन सिद्ध। निधन सिद्ध के विषय में जानते हैं, तो यहाँ पर अगर हमको इसको देखना है तो यहाँ पर सा के पूर्व, अब देखिए सा के पूर्व क्या आता है, ना, ठीक है, और ना के बाद में देखिए आता है और यहाँ पर क्या आता है, ई। अब इसको आप तोड़िए, यहाँ पर सा धन ई धन ध। अब कहता है सा के पूर्व अ को छोड़कर कोई स्वर आता है। अब ये सा है, इसके पूर्व ना आपको ह्रस्व दिख रहा है ना दीर्घा दिख रहा है, इसके पूर्व क्या दिख रहा है आपको, ह्रस्व ई दिख रही है। और अगर कोई भी स्वर आता है तो ये आपके ह्रस्व ई है, तो यहाँ आपका ये ह्रस्व ई के रूप में आपके स्वर रखा हुआ है, तो किसके स्थान में परिवर्तन, तो सीधे सा का मतलब कि जो आपका दंती शा है वो किसमें, मूर्धन्य शा में परिवर्तन हो जाता है। तो ये साफ नियम है, बहुत ही विशिष्ट है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो पूरा आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो निधन सिद्ध निषिद्ध, अभिधन शेक अभिषेक, विधन शम विषम, और निधन शेद निषेध, और सुधन क्षमा सुषमा। मित्रों आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद।